नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 16.2 प्रायिकता की दूसरी प्रश्नावली है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में और कम समय में इसको हम समझेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आखिर तक आप लोग बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया या समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि क्वेश्चन जो लिखा गया है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा भी और स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये रही हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज हमारी है। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक पासा फेंका जाता है। पासा यानी कि डाइस, एक डाइस को हम फेंकते हैं। ठीक है, बोला लेट मी, मान लीजिए घटना पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। मतलब हमने जब एक पासे को फेंका तो 4 नंबर मिला। ठीक है, और घटना या पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? क्या क्वेश्चन पूछा है? एक्सक्लूसिव का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। बोल रहा है कि हमने एक पासे को फेंका। ठीक है, एक डाइस को हमने फेंका, एक डाइस को हमने फेंका। ठीक है, जब हमारी पहली इवेंट यानी कि पहली घटना घटी, ई इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? 4। जब हमने फेंका तो ई इज इक्वल टू क्या मिला हमें है? 4 मिला। ठीक है, और घटना एफ यानी कि फायर, ठीक है, फायर यानी कि एफ इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? बोल रहा है कि सम संख्या मिला है, संख्या। ठीक है, सम संख्या में क्या हो सकता है? डाइस में टोटल कितने सिंपल स्पेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, इसमें सम कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो दूसरी घटना में यानी कि एफ में हमें क्या मिलेगा? सम मिला है, तो सम में 2 4 6 भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे घटना एफ हमें सम संख्या में क्या मिला है? 2 4 6। ठीक है, ये चीज हमें मिला है। तो ये बोल रहा है कि घटना ई और घटना एफ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है यानी कि अपवर्जी है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपवर्जी है? नहीं, अपवर्जी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो, मतलब ये अपवर्जी नहीं है। ठीक है, अपवर्जी का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, अपवर्जी का मतलब ये हो जाता है कि जब संख्या एक सम हो और उसके सापेक्ष एक विषम संख्या हो। तो यहाँ पे जो घटना घटी है ये भी हमारा क्या सम है, और दूसरी घटना ये भी हमारी सम है। तो ये कैसे अपवर्जी हो सकती है भाई? अपवर्जी का मतलब हो जाता है अगर हमें एक सम मिला है, इसके अपवर्जी निकालना है यानी कि एक्सक्लूसिव निकालना है, तो हमें 3 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, मतलब सम की जगह पे विषम। समझ में आ रही बात ना? तो इसका पहला आंसर होगा नो, यानी कि ये अपवर्जी नहीं है। ठीक ना? चलिए, पहला खत्म हो गया, बहुत ही छोटा इतना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी में या प्रायिकता में आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के पूछा है, हम आपको अभी समझाएंगे। ठीक है, आखिर तक बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें पहले में पूछा है, दूसरे के पहले में पूछा है ए। ठीक है, पहली घटना घटी ए। ठीक है, यानी कि पहला इवेंट मिला ए में पूछा है संख्या 7 से कम। ठीक है, संख्या 7 से कम, तो सिंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहले में यही पूछा है कि संख्या 7 से कम। दूसरी घटना घटी बी। ठीक है, दूसरे के दूसरे में घटी बी, बोला 7 से बड़ी। 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है डाइस में। डाइस में यानी कि पासे में 7 से बड़ी कोई संख्या है? नहीं है। जब 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। क्या? नो।
ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, दूसरे के तीसरे में यानी कि सी घटना में बोल रहा है संख्या 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज। देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंपल स्पेस में 3 का गुणज क्या है, 3 का गुणज 3 है और 6 है। मतलब 3 कौन सी संख्या को काटेगा, 3 खुद को भी काट सकता है और 3 6 को भी काट सकता है, यानी कि 3 दूना 6 हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा वो सिंपल स्पेस इसका बनेगा 3 और 6, ठीक है, ये बनेगा। चौथे में यानी कि डी घटना में क्या बोला है, संख्या 4 से कम, संख्या 4 से कम क्या है, 1 2 3, 4 से कम यही है ना, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। 4 से कम, 4 तक नहीं बोला है, 4 से कम बोला। जब तक बोलेगा तो हम 4 तक लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिएगा तक बोल दिया, ठीक है, तक तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अगर बोल दिया 4 से कम तो हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, यहीं तक लिखेंगे 1 2 3 तक, ठीक है। पांचवी घटना यानी कि ई, पांचवी घटना ई यानी कि इवेंट बोल रहा है 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या। इसमें देखिए क्या है, 4 से बड़ी सम क्या है, 6 है, सिर्फ एक ही तो है, 4 से बड़ी सम 6 है, तो हम इसको यहाँ पर सिर्फ 6 लिखेंगे, बस इतना, ठीक है। ये आंसर इसका निकलता चला जा रहा है, ये आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा छठे में क्या पूछा है, घटना यफ, ठीक है, संख्या 3 से कम नहीं, क्वेश्चन घुमा दिया, क्या बोला है, संख्या 3 से कम नहीं। जब 3 से कम नहीं तो 3 से ऊपर, तो 3 से ऊपर क्या है, 3 से ऊपर क्या है, 4 5 6, क्या है, 3 से ऊपर क्या है, 4 है 5 है और 6 है, इतना ही दिया गया है ना, इससे तो आगे कुछ नहीं दिया गया ना। तो संख्या 3 से कम नहीं यानी कि 3 4 5 और 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक जो है ये क्लियर, ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरी का मतलब दूसरे क्वेश्चन का ये यहां से लेकर दूसरे में पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा का, पांचवा का, छठवां का, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बोला है, ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी, ठीक है, फिर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, फिर बी यूनियन सी बोल रहा है, ई इंटरसेक्शन ये बोल रहा है, डी इंटरसेक्शन ई बोल रहा है, ए माइनस सी बोल रहा है, डी माइनस ई बोल रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश बोल रहा है, एंड एफ डैश लास्ट में ये ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। ये चीज दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या रहेगा, टोटल का टोटल हमारा क्या रहेगा, ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे यहाँ पर निकालेंगे, जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ पर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू में क्या रहेगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। यूनियन का मतलब हम आपको बताए हैं कि यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, मतलब सभी को साथ में लिखना होता है, कोई छूटे या ना, ठीक है। चाहे वो एक बार में दिया गया हो, चाहे वो 2 बार में दिया गया हो, उससे नहीं मतलब है, सभी को हमें साथ में लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, बी में तो कुछ नहीं है कि नहीं है, बी में कुछ नहीं, तो ए में क्या बचा है, सिंपल स्पेस में हमारा 1 2 3 4 5 6, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सेम रहता है उसको सिर्फ हम लिखते हैं, तो इसमें कुछ सेम दिख रहा है आपको, आप बताइए, कुछ आपको सेम दिख रहा है, जब कुछ है ही नहीं सेम तो लिखेंगे क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि किसी भी सेट का जब कोई सबसेट नहीं होता है तो उसका एक ही सबसेट होता है 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 सभी सेट का एक सबसेट होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे यूनिवर्सल सेट हो, चाहे इक्वल सेट हो, चाहे एम्प्टी सेट हो, कोई भी सेट हो, सभी का सबसेट होता है 5, क्लियर है ना, सभी का सबसेट होता है 5। अब देखिए बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में बी में कुछ नहीं है, सी में है 3 है 6 है, तो अब आप यहाँ पे बताइएगा इसका क्या होगा, है
इसका क्या होगा, जब इंटरसेक्शन की बात करेगा तो हम 5 लिखेंगे, यूनियन में तो दिया गया है ना 6, हम इसको यही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है, ठीक है। ई में क्या है 6 है, इंटरसेक्शन दिया गया है, ठीक है। एफ में क्या है 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो सेम होता है सिर्फ हम उसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे 6 और बाकी सभी को छोड़ देंगे हैं, ठीक है, यही होता है। अब डी इंटरसेक्शन ई बोल रहा है, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है, डी इंटरसेक्शन ई बोल रहा है। डी में क्या है 1 2 3 है, ठीक है। ई में क्या है 6 है, तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है। डी इंटरसेक्शन ई में इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो इसमें मेल खा रहा हो, बाकी सब के सब 5 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना, हम बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हमारा डिफरेंस निकालना है, तो a माइनस सी, a माइनस सी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो जाता है a में है c में नहीं है, a में है c में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, है इसका क्या हो जाएगा, जो a में है वो c में नहीं है, जो c में है वो a में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा c में नहीं है, तो जब c में नहीं है तो 3 6, यानी कि a में क्या है 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि c 3 में है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर खत्म कर देंगे क्योंकि 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, ठीक है, ये चीज रहता है, तो ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से डी माइनस ई रहेगा, डी माइनस ई रहेगा, है कि नहीं है, तो डी माइनस ई में क्या कोई सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम पूरा लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ई इंटरसेक्शन एफ डैश में लिखेंगे, ठीक है, बाकी एफ डैश ऐसे टोटल हम कर देंगे। क्लियर है ना, ये तो रहा आपका दूसरा सवाल जो कि क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो हमसे बात कर सकता है कमेंट बॉक्स के थ्रू, ठीक है, कमेंट करेगा, हम उसका जवाब फटाक से दे देंगे, या तो मैसेज से दे देंगे या तो हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ए, तीसरे का ए, ठीक है, तीसरे का एक घटना में बोल रहा है प्राप्त संख्याओं का योग 6 से प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। मतलब जब हम पासे को फेंकते हैं, ठीक है, जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसमें 8 से अधिक योग मिलते हैं, यानी कि हम ऐसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे जो कि 8 से अधिक हो, 9 10 11 12 16 17 20 25 100 200 ऐसी, ठीक है। मतलब 8 से कम, 8 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं होना चाहिए, 8 से अधिक, यानी कि 8 से अधिक यानी कि 8 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या मिल जाएंगे हमें। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सैंपल स्पेस पासे का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये आसान रहेगा, ठीक है। अब हम ऐसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे जो कि 8 से अधिक नंबर लेकर आए, ठीक है। तो 8 से अधिक नंबर लेकर आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 और 6 को, 3 6, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं 4 5 को, ठीक है, 4 5 को हम लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 4 6 को, 4 6, मतलब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 8 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं 5 6 को, 5 6 को, ठीक है, ये हो गए यहाँ तक। अब हम उल्टा कर देते हैं, 6 3 को लिख सकते हैं, 6 3 भी मिलकर बन सकता है, ठीक है। 6 4 को कर सकते हैं हम, 6 4 को कर सकते हैं, ठीक है। 5 4 को कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये रहा इसका आंसर, मतलब 8 से अधिक लाना है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है।
यही क्वेश्चन में यही बोला है ना कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। 8 से अधिक, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 6 को जोड़ेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, 6 4 को 10, 5 4 को 9, है कि नहीं। मतलब 8 से तो अधिक आ रहा है ना, एक ही पासे में। क्लियर है ना। अब चलिए घटना बी क्या बोल रहा है। घटना बी बोल रहा है दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। क्या बोल रहा है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। जब संख्या 2 प्रकट होती है तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या 2 बार हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 2 है कि नहीं, ये बोल रहा है ना दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। तो 1 2 2 2 3 2 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है। मतलब हर पासे पर 2 संख्या प्रकट होती है, ठीक है। तो 3 3 2 हो सकता है, ठीक है, 3 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो 2 1 हो सकता है, ठीक है। और 2 3 हो सकता है, 2 4 एंड 2 5 2 6, ऐसे करके हमें ये संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर 1 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2, 6 पे 2, 2 पे 1, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6, ऐसे करके हमें संख्या ये मिल सकती है, ठीक है। तीसरी घटना में क्या बोल रहा है, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और गुणज 3 है। गुणज 3 है मतलब 3 से जो भी संख्या कटेंगी उन्हें हमें 2 क्रम में लिखना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए संख्या दिया गया है 6 और 3, ठीक है। ये क्या है, 3 और 6 या 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9। 9 का गुणज 3 यानी कि 3 का गुणज 9। बात समझ में आ रही ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 6 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 5 4, फिर 4 5 लिख सकते हैं हम, एंड 6 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका गुणज, क्योंकि 6 3 9, 3 से हम काट सकते हैं, 3 6 9 3 से काट सकते हैं, 5 4 9 हम 3 से काट सकते हैं, 4 5 3 से, 6 6 12, 4 3 12 काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, उन पर प्रकट संख्याओं का लिखते हैं, ठीक है। ये टोटल इसका हो जाएगा आंसर, किसका, तीसरे का हो जाएगा आंसर। मैं चाहता हूं आप लोग इसको बढ़िया तरीके से एक बार नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, तो हमें सीधे सीधे कमेंट करें, उसका जवाब हम उसको कमेंट बॉक्स में देंगे, या हो सकता है उसका जवाब हम अपने अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्लियर, तीनों क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाना, चित्त यानी कि हेड को 1 से घटना 2 चित्त और 1 पट दिखाना, तो घटना बी से घटना 3 पट दिखाना, तो सी और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखाना, तो घटना डी से निरूपित किया जाता है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं हैं। पहला परस्पर अपवर्जी, दूसरा सरल है, तीसरा मिश्र है। ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहली चीज है कि आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है। देखिए हमने 3 सिक्के को उछाला, 3 सिक्के को हमने उछाला। जब पहली घटना घटी
तो क्या मिला हमें, 3 चित्त दिखा, ठीक है ना, 3 चित्त यानी कि हेड 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 और हेड, ठीक ना, ये हमें हेड दिखा। कौन सी, ए पर बोल रहा है ना कि ए से घटना 2 चित्त दिखा, एक पट 2 चित्त यानी कि हेड हेड टेल, ठीक है, किस पे, बी पे, ठीक है, घटना 3 पट दिखा, पट यानी कि टेल, 1 2 3 यानी कि टेल किस पे, सी पे, और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखा, ठीक है, पहले सिक्के पर जब हमने पहली बार उछाला तो हेड मिला, ठीक है, तो हम इसको किससे निरूपित करते हैं, डी से करते हैं, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि पहले में क्या ये परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर ये सिंपल है, या फिर ये कंपाउंड है, ठीक ना, हमें ये बताना है। तो ये आपको क्या लगता है, ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना है, ठीक है ना, मतलब अपवर्जी का मतलब ये हो जाता है कि जो सामने वाली घटना का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए और बी और ए और सी, ठीक है, ए बी ये दोनों परस्पर अपवर्जी है, बी और सी भी अपवर्जी है, ठीक है। और एक जो इसमें दिया गया है सी डी, क्या है, सी डी, सी जो यहाँ पर टेल दिया गया है, डी यहाँ पर हेड दिया गया है, तो यहाँ पर जो है सी और डी ये क्या है, फर्स्ट में आते हैं, यानी कि परस्पर ये तीनों अपवर्जी हैं आपस में, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए ए बी इसमें देखिए टेल है, इसमें सभी हेड है, तो इसका अपवर्जी हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ए और सी, ए में सभी हेड है और सी में सभी टेल है, यानी कि इसका उल्टा हो गया, ठीक है। सी और डी, सी में देखिए सभी टेल है और डी में हेड है, तो हेड और टेल आपस में क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा दूसरा में क्या दिया गया है, सरल घटना यानी कि सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या यहाँ पर डी है, सिंपल इवेंट क्या यहाँ पर है, डी है। क्यों डी है, क्योंकि डी में देखिएगा एक प्रकार से सिर्फ एक ही है, ठीक है, लेकिन सरल घटना क्या है, सबसे सिंपल है, ये तो एक ही इवेंट तो है, डी तो होगा ही होगा, लेकिन मेन क्या होगा, ए और सी, क्या होगा, ए और सी, क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए सभी सिंपल है, बराबर हेड 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 टेल टेल टेल, ठीक है। ये बी नहीं, क्योंकि इसमें बी में दोनों है, हेड और टेल दोनों है, तो सिंपल का मतलब क्या होता है, जो सेम हो यानी कि जो बराबर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। एंड तीसरा मिश्र यानी कि कंपाउंड, मिश्र यानी कि मिक्सचर, ठीक है, मिक्स यानी कि मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर में क्या देखिए क्या दिया गया है, बी और डी हम कर देते हैं, बी और डी, बी और डी क्यों कर देते हैं, क्योंकि मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, तो हेड और टेल ये दोनों क्या है, आपस में मिक्स है, यहाँ पर भी हेड है, हेड टेल, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और सी, सी और डी ये परस्पर अपवर्जी रहेंगी, ठीक है। और दूसरे में क्या है, सरल है, यानी कि ए और सी क्या है, ये सिंपल है यानी कि सरल है। तीसरा दिया गया मिश्र है, यानी कि बी और डी यानी कि मिक्सचर है, क्लियर है ना। ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, 3 सिक्कों को हमने एक बार उछाला, ठीक है। जब 3 सिक्कों को हमने एक बार उछाला तो कैसे इसको बना देंगे हम, 1 हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल, हेड टेल, हेड और टेल, ठीक है। तो इसमें पहले में क्या बोल रहा है, पांचवे के पहले में 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 2 घटनाएं हैं जो परस्पर क्या है, अपवर्जी घटनाएं हैं, वह क्या है,
ठीक है, वह क्या है, कम से कम दो जो है ना, वह ये कम से कम दो जो है ना वो टेल है, टेल, दो टेल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए परस्पर अपवर्जी है, टेल टेल टेल, ठीक है, यहाँ पे हेड हेड हेड, कम से कम दो घटनाएं जो ऐसे जो परस्पर अपवर्जी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पट्ट प्राप्त होना, यानी कि टेल मिलना, कम से कम टेल और कम से कम हेड, दो हेड, ठीक है, यही होगा। कम से कम देखिए एक बार जो है हेड मिलेगा और एक बार टेल मिलेगा, क्या मिलेगा, टेल और हेड मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूनतम, न्यूनतम दो चित्त, क्या है, चित्त, ठीक है, और न्यूनतम दो पट, ठीक है, यही होगा इसका परस्पर अपवर्जी, यही होगा। क्योंकि अगर दो बार हेड मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक बार हेड मिल जाएगा, एक बार यहाँ पर टेल मिल जाएगा, फिर यहाँ पर टेल मिल, यहाँ पर भी टेल मिल जाए, हेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बार हेड मिलेगा और दो बार टेल मिलेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, ऐसी घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी रहेंगी, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में उल्टा रहेंगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है दूसरे में तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष है, अपवर्जी भी है निशेष है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, जब अपवर्जी भी रहेगा और निशेष भी रहेगा तो यहां पर ये चीज हो जाएगा ना, कोई भी चीज हो यहां पर पट मिलेगा ही नहीं, पट यानी कि टेल, पट यानी कि टेल जो है वो प्राप्त होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो कम से कम एक बार टेल मिलेगा, यहाँ पर एक बार टेल मिलेगा और कम से कम दो बार हेड मिलेगा, ठीक है, कम से कम दो बार हेड प्राप्त हो सकता है या मिल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब निशेष भी रहेगा और अपवर्जी भी रहेगा तो टेल भी मिल सकता है, कम से कम एक बार भी मिल सकता है और कम से कम दो बार भी मिल सकता है और मिल भी नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तीसरा में बोला दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमें दो बार हेड मिल जाए, ठीक है, बस वही है, दो बार अगर हेड मिल जाएगा हमें तो वह आपस में अपवर्जी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपवर्जी होने के लिए हेड और टेल होना चाहिए, हेड के सामने टेल और टेल के सामने हेड। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, मतलब उल्टा नहीं, तो कम से कम या तो दो बार हेड मिले या तो दो बार हमें टेल मिले, यही मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, क्योंकि अगर हेड मिलेगा तो उसका अपवर्जी नहीं है, टेल मिलेगा तो उसका भी अपवर्जी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कि दो बार अधिक, ज्यादा से ज्यादा हमें दो बार हेड मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा चौथा दिया गया, पांचवा दिया गया, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, ये क्लियर है ना, ये बहुत ही आसान है यार, इसको आप मिनट सेकंड में कर सकते हैं। छठवां बोला है दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी और सी निम्नलिखित प्रकार से है, ठीक है। छठा का पहला बोल रहा है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, जब पहले पासे पर सम संख्या मिलेगी तो बनेगा 2 4 6, क्योंकि सम का मतलब 2 4 6 होता है, क्या होता है, 2 4 6 होता है, ये तो मिल जाएगा, ठीक है, सम मिल जाएगा ये, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, ठीक है, यहां तक ये मिल गया। लेकिन जब यहाँ पर बोला कि एक पासा में, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक पासे में निकाला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पासे को फेंका जाता है, जब दो पासे को फेंका जाएगा तो यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, 2 1, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला, सम मिलेगा तो 2 1 निकल सकता है, ठीक है, 2 2 2 2 3, ठीक है, और क्या क्या निकल सकता है आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है, 2 3 निकल सकता है, 2 4 भी, 2 5 भी, ठीक है, 2 6 भी निकल सकता है, और भी क्या निकल सकता है,
क्योंकि हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। सम का मतलब क्या हो जाएगा? सम का मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 6, ठीक है, ये निकल सकता है। और सम निकलेगा तो 4 निकल सकता है। तो 4 1, 4 2 बार, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। अब एक और सम बचा है, वो क्या है? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हो जाएगा पहला, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी में क्या बोल रहा है? पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। पहले पासे पर अगर सम हमें मिलेगा तो सम का मतलब क्या होता है? 1 3 5। क्या हो जाएगा? 1 और 3 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से, क्योंकि अगर हम बी में देखेंगे, अगर सम की बात कर रहा है तो सम में मिलेगा 1 3 5, ठीक है। क्या मिलेगा? 1 3 5। बस कुछ नहीं करना है, सम को छोड़ देना, विषम को लिख देना, ठीक है। क्या लिखना है? सम को छोड़ के विषम को लिखना है, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। फिर क्या लिखेंगे? 3 1, 3 2, 3 4, सॉरी 3 3, क्या रहेगा? 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। एक और सम बचा, क्या? 5 है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 एंड 5 5 5 6। ये हो जाएगा इसका बी का पासे पर विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और तीसरा, यानी कि तीसरा एक और है, बोल रहा है पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग लेस देन इक्वल 5 होना है। मतलब 5 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। 5 से आगे नहीं जाना है तो हम क्या लिखेंगे? ये 4 ही तक जाएंगे ना, क्यों? 4 ही तक तो जाएंगे, उससे आगे तो नहीं जाएंगे ना। तुम यहाँ पे लिखेंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, बस यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे हम 2 1, 2 2, 2 3, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे हम 3 1, 3 2, बस लिखेंगे हम 4 1, बस यहीं तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पांचों पर 5 से कम संख्या, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है फर्स्ट में, इसी में एक और कंडीशन बोल रहा है। इन सभी में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। फर्स्ट में बोल रहा है ए डैश। ए डैश का मतलब हो जाता है कि नहीं, ए डैश का मतलब हो जाता है नहीं। इसमें कौन सी घटना है जो नहीं घटी है? हाँ? इसमें कौन सी घटना है जो नहीं घटी है? भैया सभी घटनाएं तो घटी हैं, बचा क्या है? हैं? सभी घटनाएं तो घटी है, बचा क्या है ये पूछ रहा है। तो बचा भी कुछ है, बचा भी कुछ है। बचा क्या है? वो है 5 1, 5 2, ठीक है, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ये बचा है कि नहीं बचा है? 4 के बाद सीधे 6 आ गया, ठीक है ना। 4 के बाद सीधे 6 आ गया, इस प्रकार से बचा है, ठीक है। 3 1, 3 2, 3 4, ये भी तो बचा है, हैं? 1 से 3, 1 से 3 ये भी तो बचा है ना। 1 से 3, 1 1 1 तो हो गया ना, हाँ ठीक है। 1 3, 1 1, 1 2,
1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, फिर क्या बचा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब देखिए एक घटना जो थी हमारी ए वाली, इसमें क्या ये सभी घटनाएं हैं? नहीं है। इसमें क्या है? 2 है, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 6 है, क्योंकि ये सम घटना थी। कौन सी थी? सम थी। तो सम में विषम नहीं है, सम में विषम नहीं है। अगर ये पूछ देगा कि घटना बी में बी डैश, यानी कि बी में कौन सी घटना नहीं है, तो विषम घटना है, सम घटना नहीं है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा। दूसरे में बी नहीं पूछा भी है, दूसरे में बी नहीं पूछा भी है। बी नहीं का मतलब इसका उल्टा, मतलब अगर ये इसमें विषम है तो बी डैश में क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। बस जो बचा उसी को लिख देंगे। क्लियर है ना? इसी प्रकार से ए या बी, क्या बोल रहा है? ए या बी। ए या बी का मतलब ये हो जाता है कि ए यूनियन बी। ठीक ना? ए या बी का मतलब हो जाता है ए यूनियन बी। ठीक ना? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? एक से लेकर के इन सभी को, यानी कि ए यूनियन बी, ये जो सम और विषम जो दिया गया है, ये पूरा का पूरा सभी को हम साथ में लिख देंगे। क्या करेंगे? हम सभी को साथ में लिख देंगे। कैसे? सीरियल बाय। पहले हम सम को लिखेंगे ए 1 से लेके 6 तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों को मिला करके हम लिख देंगे। बस वही हमारा क्या हो जाएगा? ए या बी, यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है? ए और बी। ए और बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, जो इन दोनों में सेम होगा सिर्फ उनको हम लिखेंगे। तो क्या ए और बी में कुछ सेम दिख रहा है आपको? आप बताइएगा, ए और बी में क्या कुछ सेम दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं दिख रहा है। क्या है? ए और बी में आपको कुछ सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। जब कुछ नहीं दिखेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? पांचवा क्या बोल रहा है? पांचवे में है ए किंतु सी नहीं, मतलब ए में है और सी में नहीं है। तो ए में क्या है और सी में नहीं है जो, ठीक है, उसको में लिखना है। तो ए में देखिए ये सभी हैं, सी में नहीं है। जो सी में नहीं है बस हम उसको अलग कर देंगे। ठीक है, सी में क्या नहीं है? एक एक इसमें है, इन सभी में है। इन सभी में जो जो चीजें इसमें रहेंगी वो चीज में ए में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हम इसको छाड़ के लिख देंगे। अगर सी में है तो ए, अगर ए में भी है और सी में भी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। जो इन दोनों के अलावा संख्या रहेगी उसको हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 और 1 है, तो ए में देखिए 4 और 1 है, ए में 4 1 है, हाँ ये 4 1 है, 4 1 इसमें भी, 4 1 इसमें भी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात ना? इसको जो हम नहीं लिखेंगे। 2 है 6 है, 2 6 इसमें दिया गया नहीं दिया गया। जब 2 6 नहीं दिया गया तो हम इसको 2 6 को लिखेंगे। क्या करेंगे हम? 2 और 6 को लिखेंगे हम। ठीक है, 2 और 4 को भी लिखेंगे हम। इस प्रकार से होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला लीजिएगा। अगर दोनों में कुछ संख्या कॉमन मिल जा रही है, जैसे कि 4 1 मिल गया, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे हम। जो दोनों में नहीं रहेगा उसको हम लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, छठा वाला क्वेश्चन भी बोल रहा है यही, ए या बी, बी या सी, यानी कि बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी को और सी को हम देख लेंगे, सभी को हम मिला के लिख देंगे। सभी को हम मिला के लिख देंगे, बस यही करना हमें है और कुछ नहीं करना है। सातवें वाले में बोल रहा है बी और सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, जो इन दोनों में कॉमन मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। बी में और सी में जो कॉमन मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। जो इनके अलावा रहेगा उसको सिर्फ हम लिखेंगे। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है ना? बस आप लोग इसको इतना याद रखिएगा। आठवां बोला है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, जो सी में नहीं है और बी में नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर बी में है, बी में देखिए जो संख्या नहीं दी गई है उसको हम बी डैश में लिखेंगे, और जो सी में संख्या नहीं दी गई उसको हम सी डैश में लिखेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, सी में दिया गया है तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन
सी डैश। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बी डैश लिखेंगे उसके बाद सी डैश लिखेंगे। जो सी में है उसको हम बी डैश में नहीं लिखेंगे, जो बी में उसको हम बी डैश में नहीं लिखेंगे, जो ए का दिया गया उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, कौन सी संख्या कॉमन है। जब कॉमन अगर हमें मिल जाएगा कुछ तो हम सिर्फ उसी को लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। बस इतना याद रखिएगा, कॉमन मिल गया तो लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए में दिया गया है 4 और 1 दिया गया है। ठीक है, सी में क्या दिया गया है 4 1 दिया गया, तो यहाँ से हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सी डैश को हमें निकालना है। ठीक है, सी डैश को निकालना है, तो 4 और 2 इसमें है, तो सी डैश में क्या होगा 4 2 होगा। सी डैश में जो है वो 4 2 होगा, क्योंकि ये सी है तो सी डैश में 4 2 होगा, क्योंकि सी डैश में ये नहीं होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे। अब देखिएगा बी में क्या 4 2 दिया गया है, 4 2 नहीं दिया गया, तो 4 2 जो है इसका हो जाएगा। ठीक ना, कहने का मतलब ये है, अगर हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे 4 2, मतलब ए में भी है, बी डैश में भी है, सी डैश में भी है, तीनों में कॉमन है, तब हम उसको लिखेंगे 4 2। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। ऐसे हम इसको समझते हैं। अगर आप लोग समझ नहीं पाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ही इसमें तामझाम रहता है। ठीक है, लेकिन आसान बहुत है। एक बार अगर समझ में आ गया ना तो आप इसको हल कर सकते हैं कहीं पर भी रह करके। ठीक है, अगर एक बार खाली आपको समझ में आ गया तो बस इतना याद रखिएगा, एक बार समझ में आ गया तो। अब हमें ये बताना है, 7वां क्वेश्चन है कि जो 6वें में दिया गया था क्वेश्चन, उसमें क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सही भी है और गलत भी है। इसमें दिखा है ए और बी परस्पर अपवर्जी है। भैया ए और बी परस्पर अपवर्जी है कैसे है, आप हमें बताइएगा कैसे है, ये सही है कि गलत है, आप इसको बताइएगा। अभी हम आपको बताए हैं कि ये क्या सही है कि गलत है। भैया आपस में अपवर्जी कहने का मतलब एक सम है और एक विषम है। ठीक है, सम है और विषम है, तो सम और विषम भैया आपस में अपवर्जी होता है, हम इसको लिखेंगे सत्य, मतलब ये सही है, ये अपवर्जी है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है, ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष है। क्या है, अपवर्जी भी है और निशेष भी है, क्योंकि ए और बी, हाँ ये बिल्कुल सही है, सत्य है ना, ये भी सही है। तीसरे में बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी डैश, ए इज इक्वल टू बी डैश, जो ए में है वो बी डैश में जरूर होगा, ये भी हमारा क्या है सही है। ये क्या हमारा है सही है। क्योंकि सही इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर जो ए में है वो नॉट इज इक्वल टू बी, ए में है और बी में नहीं रहेगा, लेकिन अगर ए डैश में है तो बी इज इक्वल टू बराबर में रहेगा। ठीक है, या ए इज इक्वल टू बी डैश, समझ में आ रही बात ना। अगर दोनों सिंगल में है या फिर अगर ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, तो ये भी नॉट इज इक्वल टू में आ जाएगा, समझ में आई बात ना। हाँ, चौथा बोल रहा है ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं। ए और सी क्या है, परस्पर अपवर्जी। भैया ए और सी परस्पर अपवर्जी है तो कैसे है, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, ए और सी अपवर्जी नहीं है। आप लोग एक बार देखिएगा, रिवाइंड करके वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक है, पांचवा ए और बी डैश, ऐसे ए और बी डैश क्या बोला, ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी, ये भी गलत है, यानी कि असत्य है। ठीक है, छठा क्या बोल रहा है, ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी और निशेषम घटना, ये भी असत्य है। क्या है, ये भी असत्य है। ठीक है, सत्य सत्य सत्य, असत्य असत्य असत्य, मतलब ये गलत है। पहले का 3 सही है और लास्ट का 3 जो है वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे हमको समझना है जैसे एक प्रकार से कोई व्यक्ति किसी बात को सुनता है ध्यान से, वैसे भी हमें को समझना है। अगर हम किसी काम को मन लगा के करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रायिकता की दूसरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। प्रोबेबिलिटी की दूसरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर दिए।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।